हेलो स्टूडेंट्स, हमने किया था डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। उसमें दो अप्रोच एडी और एएस हम कर चुके थे। इसी चैप्टर में एक हमारा कंसेप्ट है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर एक बार हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। कहाँ यूज़ किया था याद करेंगे तो मनी एंड बैंकिंग में हमने यूज़ किया था मनी मल्टीप्लायर। ये है हमारे पास मल्टीप्लायर। कौन सा मल्टीप्लायर? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अगर आपके पास सिर्फ मल्टीप्लायर आ रहा है तो इसका मतलब आपसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में पूछा जाएगा। अगर मनी मल्टीप्लायर पूछा जाएगा तो मनी मल्टीप्लायर में मनी आगे लगेगा। लेकिन अगर सिर्फ आपसे मल्टीप्लायर पूछा जा रहा है तो आपके पास वो वर्ड हम लेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है? हम इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमें ये बताता है कि जब हम इकोनॉमी में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करते हैं तो उससे जो मनी है, जो हमारे पास इनकम है, इनकम हमारे पास सिर्फ उतनी इंक्रीज नहीं होती जितना इन्वेस्टमेंट हमने इंक्रीज किया। इनकम उससे मैनी टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। जैसे मान लीजिएगा अगर हमने इन्वेस्टमेंट में चेंज किया 200 करोड़ का, उससे हमारी इकोनॉमी में जो इनकम है, इनकम इंक्रीज हो गई हमारे पास 600 करोड़। अभी इनकम हमारी 3 टाइम्स इंक्रीज हो गई। मतलब मल्टीपल इंक्रीज कितना हुआ है? 3 टाइम इंक्रीज, 3 टाइम्स मल्टीपल इंक्रीज 3 टाइम्स। तो ये क्या है? मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर हमें क्या बताता है कि मल्टीप्लायर हमें ये बताता है कि इकोनॉमी में जब हम इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट में चेंज करेंगे तो हमारी जो इनकम है वो कितने गुना इंक्रीज होगी। अगर यहाँ मल्टीप्लायर की वैल्यू 2 होती तो ये 200 का 400 बनता, 2 टाइम्स इंक्रीज होती। अगर यहाँ मल्टीप्लायर की वैल्यू 4 होती तो 200 का 4 टाइम्स, 200 का 4 टाइम्स से इनकम कितनी चेंज होती? 800। तो मल्टीप्लायर हमारे पास क्या होता है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ उससे इनकम में जो चेंज हुआ उसका जो रेशो है उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर को हम डिनोट करते हैं, हमेशा जब भी डिनोट करेंगे मल्टीप्लायर को डिनोट करेंगे के से। जब भी मल्टीप्लायर दिखाया जाएगा के इसके लिए सिंबल्स होता है। इसके पीछे कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, बस मल्टीप्लायर के लिए के हम यूज करते हैं। और k इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा i। डेल्टा y या चेंज इन इनकम और डेल्टा i चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इस सारे कंसेप्ट के भी न्यूमेरिकल्स हमारे पास आएंगे तो फार्मूला हमें याद करना है k इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा i। और y और i की फुल फॉर्म तो अभी तक बहुत अच्छे से याद हो गई होगी, पूरी यूनिट में यही यूज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिएगा इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ 100 करोड़ और उससे इनकम हमारी 300 करोड़ बढ़ गई हमारी, तो मल्टीप्लायर कितना हो गया? 3। इसके साथ कोई मेजरमेंट वैल्यू नहीं लगाएंगे क्योंकि मल्टीप्लायर अपने आप में एक मेजरमेंट वैल्यू है। या 3 का मतलब इनकम 3 टाइम्स इंक्रीज हुई है, तो इसके साथ कोई मेजरमेंट वैल्यू रुपीस और ये सब कुछ नहीं लगाया जाता। तो अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या हो गया? मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। और इसको हमने एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से दिया। ये क्वेश्चन तो आता है हमारा 1 मार्क का। अब इसमें जो क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का वो आता है फंक्शनिंग ऑफ मल्टीप्लायर। अब फंक्शनिंग ऑफ मल्टीप्लायर को हमने कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू से क्लियर करना है, लेकिन ये टेबल आपके रटने से काम नहीं चलेगा। टेबल को आपको अपने आप बनाना आना पड़ेगा जो फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो अज्यूम्ड वैल्यू मैं ले रही हूँ जरूरी नहीं कि एग्जाम में आपको वही कुछ वैल्यूज आए। कई बार क्वेश्चन पेपर को टफ बनाते हुए क्या करते हैं, मल्टीप्लायर में वैल्यूज अपने पास से दे देते हैं और उसके बेस पे आपको फंक्शनिंग उसकी दिखानी होती है। अब इसकी जो फंक्शनिंग दिखा रहे हैं उसमें हम जो ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं असम्पशन डेल्टा आई इज इक्वल टू 100। इकोनॉमी में 100 करोड़ का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट होता है। ये टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये हम कह रहे हैं पहले इकोनॉमी में जितना हो रहा था उतना ठीक है। अब गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और किया है। एमपीसी 0.5। एमपीसी 0.5 का मतलब यहाँ पे जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट से इनकम इंक्रीज होगी उसका हम 50% हिस्सा खर्च करेंगे। अब एमपीसी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, एमपीसी हम बहुत बार कर चुके हैं पहले। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.5। अब ये वैल्यू लेके मैं इसकी फंक्शन समझा रही हूँ।
अभी जो मैंने आपको कहा था कि ये जो वैल्यू लेके मैंने आपको फंक्शन समझाई है, एग्जाम में ये वैल्यूज आपको कुछ और दी हो सकती है। तो इसके बेस पे मैं जो टेबल बना रही हूँ इसको ध्यान से देखना कि मैं टेबल कैसे बना, क्योंकि आपका रटने से काम नहीं चलेगा कि आप इसके टेबल को रट लें और उसको एग्जाम में प्रोड्यूस कर दें। आपको अपने आप टेबल भी बनाने आनी चाहिए कि कोई और वैल्यूज आ जाए तो आप टेबल बना सके। हम ले रहे हैं राउंड। यहाँ राउंड का मतलब ये नहीं है कि राउंड आपका 1 साल का 2 साल का टाइम पीरियड नहीं है। अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, एक्सेस डिमांड है, तो राउंड हो सकता है 1 साल में कंप्लीट हो जाए, और अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन है तो हो सकता है 10 साल में राउंड कंप्लीट हो। तो ये राउंड का मतलब एक पूरा प्रोसेस। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, मान लीजिएगा आपको 4 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है, तो अगर एक बच्चा बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा है तो उसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, एक राउंड ही तो पूरा करेगा वो। लेकिन अगर एक बच्चा स्पीड से चल रहा है तो उसी राउंड को वो बहुत कम टाइम में पूरा कर पाएगा। तो ये राउंड का मतलब ईयर से हम डिफाइन नहीं कर रहे, राउंड का मतलब एक पूरा प्रोसेस, एक पूरा राउंड कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट होगा। तो टाइम का रेफर नहीं कर रहे, बस एक प्रोसेस कर रहे हैं कि वो प्रोसेस, फर्स्ट वाला प्रोसेस हमारा पूरा हो जाता है। डेल्टा आई शुरू में इन्वेस्टमेंट होता है, अब इन्वेस्टमेंट होगा तो डेल्टा वाई होगा। इन्वेस्टमेंट हुआ तो इनकम इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज होगी तो हमने एमपीसी में किया था कि जब हमारे पास इनकम इंक्रीज होती है, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन से हम कंजम्पशन एक्स्ट्रा इंक्रीज करेंगे डेल्टा सी, और जो पैसा हमने खर्च नहीं किया उसको हम क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। राउंड फर्स्ट। इकोनॉमी में मान लीजिएगा 100 करोड़ का, या ऊपर आप 100 लिख दो टेबल में, बार-बार करोड़ लिखने की जरूरत नहीं। इकोनॉमी में 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का मतलब गवर्नमेंट ने इकोनॉमी में 100 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किया, रोड बनाने में, फैक्ट्री बनाने में, कोई भी काम हो सकता है। अब जब ये इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो किसी ना किसी इनकम तो जनरेट होगी। गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपए सड़कें बनाने पे खर्च किया, तो पूरी इकोनॉमी में 100 करोड़ रुपए की इनकम बढ़ जाएगी, चाहे वो लेबर है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हैं, चाहे रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले लोग हैं। तो पूरी इकोनॉमी में फर्स्ट राउंड में तो आपकी इनकम क्या होगी, 100 करोड़ से इंक्रीज होगी। जितना इन्वेस्टमेंट होगा उतनी इनकम इंक्रीज होगी। एमपीसी हम कितना मान के चल रहे हैं, 0.5, मतलब जो हमारे पास पैसा एक्स्ट्रा आया उस पैसे का हम 50% हिस्सा खर्च कर देंगे। 100 करोड़ का 50% कितना हुआ, 50। 100 में से 50 हमने खर्च कर लिए, और 100 में से 50 खर्च करके सेविंग कितनी करेंगे, 50। अब ये फर्स्ट राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। सेकेंड, अभी इन्वेस्टमेंट बार बार नहीं करना, हम ये देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट एक बार 100 करोड़ करने से लास्ट में टोटल इनकम कितनी इंक्रीज होगी। तो ये इन्वेस्टमेंट में कुछ नहीं डालना हमने, क्योंकि हम इसी का प्रोसेस देख रहे हैं। अब ये जो हमने 50 करोड़ रुपए खर्च किए, इकोनॉमी में एक का कंजम्पशन दूसरे की इनकम है, और इसके लिए सिंपल सा लॉजिक है, आप कहीं भी कुछ पैसा खर्च कर रहे हो तो किसी न किसी की तो इनकम जनरेट हो रही है। आपने कपड़े वाले से कपड़ा खरीदा तो उसकी इनकम इंक्रीज हुई, आपने खाने वाले से खाना खरीदा तो उसकी इनकम इंक्रीज हुई। तो सेकेंड राउंड में क्या होगा, ये जो 50 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, ये नेक्स्ट राउंड में 50 करोड़ की इनकम को जनरेट कर देंगे, क्योंकि एक का कंजम्पशन हमेशा दूसरे की इनकम होता है। अब 50 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो गई, अब इसका फिर 50% हम खर्च करेंगे। क्यों, क्योंकि एमपीसी हम 0.5 मान के चल रहे हैं। 50 का 50% कितना हो गया, 25 हमने सेव कर लिए। थर्ड राउंड, याद रखना है इन्वेस्टमेंट में बार बार नहीं डाला, इन्वेस्टमेंट तो एक बार 100 करोड़ का कर चुके, उसी का प्रोसेस देख रहे हैं, बार बार बता रही हूँ इस चीज को मैं। ये कॉलम आगे हमारा खाली छूटेगा, इसको कुछ नहीं करना। अब थर्ड राउंड में ये जो 50 करोड़ है जो खर्च किए गए, ये फिर आगे क्या होगा, इनकम जनरेट करेंगे, फिर इसका 50% हम खर्च कर लेंगे। 50% हमने क्या किया, सेव कर लिया। फोर्थ राउंड में फिर ये 50% हमारे पास इनकम जनरेट कर दिया, इनकम जनरेट करने से फिर इसका हम 50% खर्च करेंगे, 6.25 प्रोसेस चलता रहेगा। और प्रोसेस चलने के बाद हमारा लास्ट में 100। अब टोटल इनकम कितनी जनरेट होगी, इसके लिए हम एक फार्मूला यूज करेंगे, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा आई इंटू 1/1 माइनस बी। बी आपको याद होगा हम किसके लिए यूज करते थे, एमपीसी के लिए। डेल्टा आई हमारा कितना है, 100 करोड़, बी हम ले रहे हैं 0.5। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 100 इंटू 1.0.5 कितना आ गया, 200 करोड़। तो इनकम कितनी जनरेट हो गई, 200 करोड़। अब डेल्टा सी 50% ले रहे हैं, डेल्टा सी 100,
डेल्टा एस, फिर हमारे पास 100। तो अब हमें मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी है। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला हमारा भी बताया था, k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आर ई। हमारे पास हो गया 200 अपॉन 100, k की वैल्यू। तो ये हमारे पास हो गई फंक्शनिंग ऑफ मल्टीप्लायर। अभी जो फंक्शनिंग ऑफ मल्टीप्लायर है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ मल्टीप्लायर विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल। अब विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल एक सिंपल है, आपने अपनी मर्जी से ले लिया, डेल्टा आई भी अपनी मर्जी से ले लिया, एमपीसी भी अपनी मर्जी से लिया। अभी बताया था, यहाँ आपके पास कई बार क्या है, डेल्टा आई को छोड़ दे सकते हैं, एमपीसी को छोड़ दे सकते हैं, टेबल अपने आप फॉर्मेट करने के लिए। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको ये टेबल बनाई, आपने पहले ऊपर अजम्पशन ली, अजम्पशन में हमने डेल्टा आई और एमपीसी की वैल्यू क्या ली है ये बतानी है। फिर अजम्पशन लेने के बाद में आप इसकी टेबल फॉर्मेट करेंगे, ये जो टेबल मैंने बनाई है, और टेबल बनाने के बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन कैसे करना है, जैसे मैंने एक एक चीज आपको भी समझाई है, ये पॉइंट्स बनते चले जाए। जैसे फर्स्ट पॉइंट हम क्या मान लिया, फर्स्ट पॉइंट हम देंगे टेबल शोज दैट, उसके बाद आगे एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 100 करोड़, सो इट विल जनरेट इनकम ऑफ 100 करोड़। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, MPC 0.5, so 50% of total increased income will be consumed. That is 50 crore rupees will be consumed and remaining 50 crore will be saved. Second point हो गया। थर्ड पॉइंट में हमने क्या कहा था कि जैसे फर्स्ट राउंड में जो 50 करोड़ पे कंजम्पशन हुआ, अगले राउंड में वो इनकम बन गया, उसको एक्सप्लेन करें। थर्ड पार्ट क्या बन गया, इन द इकोनॉमिक कंजम्पशन ऑफ वन पर्सन इज ऑलवेज द इनकम ऑफ अदर पर्सन, सो 50 करोड़ ऑफ कंजम्पशन इन फर्स्ट राउंड विल जनरेट द 50 करोड़ इनकम इन सेकेंड राउंड। अगेन 50% will be consumed, that is 25 crore will be consumed and 25 crore will be saved. Third point, in the third round, total consumption of 50 crore will generate again income of 25 crore and 50% of consumed. तो इस तरह से एक्सप्लेन करके आगे लिखेंगे प्रोसेस विल कंटिन्यू। बार बार इसको इतना लंबा नहीं एक्सप्लेन करना, बस 2-3 राउंड आप एक्सप्लेन कर दो। एंड प्रोसेस विल कंटिन्यू एंड एट लास्ट टोटल इंक्रीज इन इनकम, उसको फॉर्मूले से करके दिखा दो जो नीचे करके दिखाया हुआ है। उसके बाद लास्ट में आप ये के की वैल्यू निकाल के दिखा दो जो मैंने निकाली हुई है, ये टेबल में नहीं दिखाना है, ये इस तरह से आपको इसको एक्सप्लेन करना है। अगले राउंड में जब आप दिखाएंगे इसको, तो यहाँ जैसे जब आपने बता दिया राउंड के बाद फिर आपने अगली वैल्यू जो लेनी है, अगली वैल्यू आपने ले लेनी है। डेल्टा वाई आपने किस तरह से निकाला, डेल्टा वाई की वैल्यू दिखा दी आपने। उसे जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में आप दिखा देंगे यहाँ कि के की वैल्यू आपने कैसे निकाली, के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो इस तरह से आपको फंक्शनिंग ऑफ मल्टीप्लायर कंप्लीट करके दिखाना है, जो आपका फंक्शनिंग ऑफ मल्टीप्लायर कंप्लीट क्वेश्चन बनेगा, जिसमें आपको टेबल को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब इसको जो हम एक्सप्लेन करेंगे, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, जो हम करेंगे वो अब हम इसको डायग्राम से भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको अब हम जो है डायग्राम दिखाएंगे, डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करेंगे। डायग्राम से एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास इसका डायग्राम बना हुआ होना चाहिए। डायग्राम में कुछ हम नया नहीं बना रहे हैं, डायग्राम हमारा वही बन रहा है। एक्स एक्सिस पे इनकम ऑब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यहाँ हमारे पास एडी एएस और ये हम ले रहे हैं एडी। इक्विलिब्रियम पॉइंट ई, इक्विलिब्रियम लेवल हो गया हमारा OY। अब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट में चेंज आता है, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट में चेंज आ रहा है तो ईडी में चेंज आएगा। जितना इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा उतना ही हमारा ईडी में चेंज आ रहा है, तो उतना ही ईडी कर्व हमारा अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये हमने एडी कर्व को ऊपर शिफ्ट कर दिया, ये हमारे पास हो गया एएस कर्व, ये हमारे पास AD1, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E1, इकोनॉमी का इनकम लेवल हमारे पास Y। अब इकोनॉमी का इनकम लेवल Y1
K इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा वाई इनकम में चेंज y/1 ये आया है हमारे पास। इन्वेस्टमेंट में चेंज कितना है, जितना एडी कर्व के बीच का डिफरेंस है उतना हमारे इन्वेस्टमेंट में चेंज आया है। तो ये हमारा आया है इन्वेस्टमेंट में चेंज। मान लो इसको मैं पॉइंट दे देती हूँ, ये हो गया E1M। तो ये हमारा हो गया इन्वेस्टमेंट में चेंज। इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ हमारा E1M। तो K की वैल्यू निकल के K इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई y/1 अपॉन E1M। तो ये डायग्राम से बहुत कम पूछते हैं, लेकिन जब डायग्राम से पूछा जाए तो आप डायग्राम से इसको दे सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें आता है, जो 4 मार्क्स का आपसे पूछा जाता है, वो क्वेश्चन पूछा जाता है K और MPC में रिलेशन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है K और MPC में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लायर और MPC में क्या रिलेशन है। अब मल्टीप्लायर और MPC में जो रिलेशन है उन दोनों को देखने के लिए आपने क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है मल्टीप्लायर और K में रिलेशन के लिए, इसको आप यही टेबल जो है थोड़ा सा ही समझाने के लिए इसी टेबल को यूज करेंगे हम। अब MPC क्या है आपको पता है, MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन होता है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब MPC जितनी कम होगी मल्टीप्लायर भी उतना कम होगा, MPC जितनी ज्यादा होगी मल्टीप्लायर भी उतना ही ज्यादा होगा। दोनों में हमेशा यहाँ डायरेक्ट रिलेशन रहता है कि जितना मल्टीप्लायर ज्यादा तो तभी मल्टीप्लायर ज्यादा होगा जब MPC ज्यादा होगी। अब इसको यहाँ से समझिए। अब यहाँ देखिए जो फर्स्ट राउंड है, फर्स्ट राउंड में जो इनकम चेंज हुई है वो किसके कारण चेंज हुई है, इन्वेस्टमेंट के कारण। तो फर्स्ट राउंड में आपका जो डेल्टा वाई है वो किसके इक्वल है, डेल्टा आई के। उसके बाद सेकेंड राउंड में देखिए डेल्टा वाई किसके इक्वल है, जो फर्स्ट राउंड में डेल्टा सी था। थर्ड राउंड में फिर डेल्टा वाई किसके इक्वल है, डेल्टा सी के। तो यहाँ हमारे पास डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा आई, लेकिन अगले राउंड में फिर डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा c, फिर अगले राउंड में डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा c। आगे जितने भी राउंड है उस सारे राउंड में जो डेल्टा y है वो हमारा डेल्टा c के इक्वल आ रहा है। जब भी कंजम्पशन में चेंज होगा तभी इनकम में चेंज होगा। और जो ये डेल्टा c है, डेल्टा c किसके ऊपर डिपेंड करता है, डेल्टा c डिपेंड करता है MPC। कंजम्पशन में कितना चेंज होगा, जितना MPC की वैल्यू। अगर MPC 80% है तो कंजम्पशन में 80% चेंज हो जाएगा। यहाँ MPC हम 0.5 मान के चल रहे थे, तो यहाँ कंजम्पशन में चेंज कितना आ गया आपका, सिर्फ 0.5 50%। अगर यहाँ MPC 0.8 मान के चले हम, तो यहाँ देखिए क्या बन जाएगी टेबल, डेल्टा आई, डेल्टा वाई, डेल्टा सी, 100 100। अगर मैं MPC 0.8 मान के चलूँ तो इनकम का 80% आप खर्च करोगे। 100 का 80% कितना हो गया, 80। अगले राउंड में इनकम कितनी बढ़ी, 80। फिर 80 का 80% 64। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास सेकेंड राउंड में 25 आया था, थर्ड राउंड में इनकम सिर्फ 25 करोड़ पड़ी थी, जबकि यहाँ थर्ड राउंड में इनकम कितनी बढ़ रही है, 64। क्यों, क्योंकि हम MPC की वैल्यू है क्या मान के चल रहे हैं, 0.8। तो क्या हुआ, अगर MPC ज्यादा होगी तो डेल्टा C ज्यादा होगा, डेल्टा C ज्यादा होगा तो अगले राउंड में फिर डेल्टा वाई ज्यादा होगा, फिर डेल्टा वाई का फिर और ज्यादा कंजम्पशन होगा, डेल्टा वाई का और ज्यादा कंजम्पशन होगा तो फिर अगले राउंड में फिर डेल्टा वाई बढ़ता चला जाएगा। तो दोनों में डायरेक्ट रिलेशन निकलेगा। K हमेशा MPC पर डिपेंड करेगा। अगर MPC की वैल्यू कम तो K की वैल्यू कम, और अगर MPC की वैल्यू ज्यादा तो K की वैल्यू भी ज्यादा। इसको हम एल्जेब्रिकल इक्वेशन से भी दिखा सकते हैं। क्वेश्चन आएगा, पहले आपको थ्योरी में देना पड़ेगा, जैसे ये जो मैंने समझाया है इसको आपको पैराग्राफ में दिखाना पड़ेगा, और फिर इसको हम एल्जेब्रिकल इक्वेशन से दिखाएंगे। एल्जेब्रिकल इक्वेशन से दिखाने में हमारे पास एक फार्मूला भी फॉर्म आउट होगा, जो हमें फार्मूला जो निकालेंगे उससे आपके पास न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। हमारे पास था फार्मूला K इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, जो फर्स्ट फार्मूला हमने निकाला। अब इसको हम चेंज करके MPC की फॉर्म में लाके इसका दूसरा फार्मूला बनाए। हमारे पास क्या होता है, y इज इक्वल टू c प्लस आई, दोनों तरफ डेल्टा ले लो, डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा c प्लस डेल्टा आई।
डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई। हमारे पास ये हो गया। अब इससे डेल्टा आई की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। डेल्टा आई क्या निकल गया, डेल्टा आई इज इक्वल टू डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। अभी जो डेल्टा आई की वैल्यू निकाली इसको इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। डेल्टा आई की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। अब क्या हो गया, k इज इक्वल टू, अब इस पूरी इक्वेशन को राइट हैंड की जो हमारे पास इक्वेशन है इसको डेल्टा वाई से डिवाइड कर दीजिए। डेल्टा वाई से डिवाइड किया, वन अपॉन वन माइनस एमपीसी। डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई क्या होता है, एमपीसी। तो हमारे पास क्या फार्मूला फॉरवर्ड हो गया, k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। या आपके पास k इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस। तो ये हमारे पास 2-3 फार्मूले आ गए। फर्स्ट फार्मूला k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। सेकेंड फार्मूला k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। और थर्ड फार्मूला k इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस। तीनों फार्मूले आपके यूज होंगे न्यूमेरिकल में। अब यहाँ ये हमारा जो क्वेश्चन चल रहा था वो चल रहा था k और एमपीसी में रिलेशन। तो अगर k और एमपीसी में रिलेशन देना, पहले थ्योरी में और फिर इसकी एल्जेब्रिकल इक्वेशन। अब आगे हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स किस फॉर्म में आ सकते हैं, न्यूमेरिकल के लिए पहले हम इसके फार्मूले जो हैं 3 फार्मूले इसको हम अलग से नोट कर लेते हैं। 3 फार्मूले आपके पास निकले, k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। दूसरा फार्मूला निकला k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। और तीसरा फार्मूला निकला k इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस। अब इसमें कैसे, पहले हम करेंगे 1-1 मार्क के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा आपके पास एमपीसी की वैल्यू दे दी, एमपीसी की वैल्यू 0.75। अगर एमपीसी की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दी होती, आपको इक्वेशन दे दी c इज इक्वल टू 100 प्लस 0.75y। आपको पता है c फंक्शन में जो वैल्यू होती है वो एमपीसी की ही वैल्यू होती है। तो तब भी एमपीसी 0.75 निकल गया। इससे k की वैल्यू k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, 1 अपॉन 1 माइनस 0.75, 1 अपॉन 0.25। क्या वैल्यू निकल गई, ऐसे आपके पास एमपीएस की वैल्यू दे दे 0.5। k आपका निकल गया 1 अपॉन एमपीएस, 1 अपॉन 0.5 इक्वल टू। तो इसमें से आपके पास ये एमपीसी और एमपीएस की वैल्यूज आ सकती हैं। जब एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू आपके पास यहाँ आ जाएगी तो उससे आपके पास मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है आप इजीली निकाल पाएंगे। मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ जो ये मल्टीप्लायर की वैल्यूज आपने निकाली है, मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालने में ये 1-1 मार्क के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये जो 3 क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिए हुए हैं, ये 3 क्वेश्चंस आपके पास 1-1 मार्क के 3 क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। और इसी से यहाँ आपके पास कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी निकल सकते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कैसे, अब यहाँ आपसे पूछा जाता है कि मल्टीप्लायर की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। अब मल्टीप्लायर की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, इसके लिए हमें एमपीसी देखनी पड़ेगी। एमपीसी की वैल्यू हमने देखा था कि 0 से 1 के बीच में लाई करती है। लेकिन कुछ एक्सट्रीम सिचुएशंस में हमारे पास जो एमपीसी की वैल्यू है वो 0 मिनिमम वैल्यू हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1। तो जब एमपीसी की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है तो मल्टीप्लायर की मिनिमम वैल्यू निकल जाएगी। कैसे, k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 0। कैसे निकालेंगे, यहां आपने निकाला k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, 1 अपॉन 1 माइनस 0। क्या निकल गई, मिनिमम वैल्यू 1। अब मैक्सिमम वैल्यू देखिए, रेयर सिचुएशंस में एमपीसी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1। 1 अपॉन 1 माइनस 1, 1 अपॉन 0, इंफिनिटी। तो ये 1 मार्क के लिए बहुत अच्छे से याद कर लेना कि जो हमारे पास मल्टीप्लायर की मिनिमम वैल्यू हो सकती है 1 और मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है इंफिनिटी। इसी से आपके पास क्वेश्चन निकला था कि जो मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर में जो अगर एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू इक्वल है तो उस सिचुएशन में k की वैल्यू क्या होगी।
If value of MPC and MPS are equal, then what is the value of multiplier? अब आप ये कहें हमें तो वैल्यूज दे नहीं रखी, लेकिन आपको पता है MPC और MPS एक के इक्वल होती है। अब जब MPC और MPS एक के इक्वल होती है तो वहां आपके पास दोनों वैल्यू एक के इक्वल होने में इनकी वैल्यू कितनी हो सकती है? सिर्फ 0.5। दोनों की वैल्यू इक्वल जो है एक की वैल्यू हो सकती है 0.5 और कोई वैल्यू नहीं हो सकती। अगर MPC 0.8 है तो MPC वहां हमारे MPC 0.8 है तो MPS 0.2 निकलेगा, इक्वल नहीं। इक्वल वैल्यू क्या निकल सकती है? इक्वल वैल्यू सिर्फ एक ही हो सकती है MPC और MPS की 0.5। क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है? दोनों की वैल्यू को प्लस करके 1 निकलती है। तो आपको पता चल गया यहाँ पे MPC की वैल्यू कितनी है? 0.5। MPS की वैल्यू कितनी है? 0.5। अब उसी फार्मूले को यूज करके K की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ MPS 0.5 है तो K की वैल्यू कितनी निकल गई? 2। तो ये आपके पास 1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। 1 मार्क के क्वेश्चन कैसे? जिसमें आपके पास कोई एक वैल्यू निकाल। अब यहाँ आपने MPC से K की वैल्यू निकाली। अब आपके पास ये न्यूमेरिकल ऐसे भी आ सकता है कि आपके पास इसी क्वेश्चन को कह सकते हैं MPC आपके पास आ जाए 0.75 और K की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है जो हमने किया। अब उल्टा हो जाए, K की वैल्यू आपको दे दे 4 और आपको MPC की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो फार्मूला तो वही रहेगा, K is equal to 1/1 minus MPC। 1/1 minus G। अब हमारे पास MPC की जगह हमने रख लिया x और मल्टीप्लाई दे रखा है 4। वैल्यू को सॉल्व कर देंगे। 4 minus 4x is equal to 1 minus 4x is equal to 1 minus 4 minus 4x is equal to minus 3 x is equal to 3/4 मतलब 0.75। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है कि K की वैल्यू देके MPC की वैल्यू फाइंड आउट। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन हमने किए ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके पास 1 मार्क्स के। अब मल्टीप्लायर में से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके पास कैसे आते हैं वो हम देखेंगे। दोनों फार्मूले एक साथ आपको यूज करने पड़ेंगे जब आपके पास 4 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। यहाँ दोनों फार्मूले जो हैं सेम आप यूज करें। कैसे क्वेश्चन दिया होगा? MPC 0.75। आगे क्वेश्चन दिया होगा हाउ मच investment will be needed to increase the national income by 300 करोड़। ये क्वेश्चन जो है पूरा क्वेश्चन एक है तो इसमें दोनों फार्मूले यूज करेंगे। कैसे यूज करोगे? सबसे पहले K, MPC, MPS जो भी दे रखा है दोनों में से इसे K की वैल्यू फाइंड आउट करना। K is equal to 1/1 minus MPC, 1/1 minus 0.75, 1/0.25, 4। अब उसके बाद डेल्टा y अपॉन डेल्टा है दूसरा फार्मूला। अब इसमें से दो चीज हमारे पास है। K की वैल्यू निकाल दी आपने MPC और MPS से। K की वैल्यू क्या निकल गई? 4। डेल्टा y आपको फाइंड आउट करना है। सॉरी, डेल्टा y आपको दे रखा है नेशनल इनकम इंक्रीज बाय 300 करोड़ और डेल्टा i आपको फाइंड आउट करना है। तो 4 into डेल्टा i is equal to 300, डेल्टा i is equal to 300 upon 4, 75 करोड़। ऐसे में न्यूमेरिकल आपके पास कैसे आ सकता है? ये जो हमने कहा इसमें आपके पास डेल्टा i की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब ऐसे क्या हो सकता है? आपको डेल्टा y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब इसमें अगर मैं चेंज कर दूं थोड़ा सा, MPC की वैल्यू मैं सेम रहने देती हूँ। when investment increase by 200 crore, then what will be increment in national income? यहाँ पे आप क्या दे दिया? डेल्टा i आपको दे दिया, डेल्टा y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे?
k इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, वही k की वैल्यू 4। अब k इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा i, 4 इज इक्वल टू, अब यहाँ आपको डेल्टा y फाइंड आउट करना है और डेल्टा i आपको दे रखा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना निकल गया 800। तो इस तरह से आपके पास यहाँ मल्टीप्लायर के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। मल्टीप्लायर के न्यूमेरिकल्स आपके पास 1 मार्क में या मल्टीप्लायर के न्यूमेरिकल्स आपके पास 4 मार्क्स में। मल्टीप्लायर के न्यूमेरिकल जब 1 मार्क में आ रहे हैं, बार बार बता रही हूँ इस चीज को, 1 मार्क में आपके पास बहुत सिंपल सी चीजें पूछी जाती हैं। डेल्टा y और डेल्टा i दे दिया, जैसे क्वेश्चन दे दे व्हेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 100 करोड़ एंड नेशनल इनकम इंक्रीज बाय 200 करोड़, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। सिंपल, डेल्टा y अपॉन डेल्टा i 200 अपॉन 100 इक्वल टू 2। या फिर आपके पास 4 या 3 मार्क्स में जो क्वेश्चन आता है, 4 और 3 मार्क्स में क्वेश्चन ये इस तरह से आता है, जो भी आपको लिया, जो मैंने किया हुआ है, यहाँ आपके पास कोई भी वैल्यूज देके न्यूमेरिकल सॉल्व करना आ सकता है। थोड़े से इसी में टफ न्यूमेरिकल्स बनाते हुए क्या करते हैं, आपको जैसे ये दे दिया MPC दे दिया, उसके बाद इसी क्वेश्चन को दिया हुआ है, जैसे ये मैंने बोर्ड पे लिया, इसी क्वेश्चन को मैं ले इसको स्टेटमेंट फॉर्म। व्हेन वैल्यू ऑफ MPC 0.75, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 200 करोड़, देन इंक्रीज इन नेशनल इनकम विल बी 1000 करोड़ इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। वहां पे क्या दे दिया, इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट भी दे दिया और आपको इंक्रीज इन इनकम भी दे दिया, और स्टेटमेंट आपसे ट्रू फॉल्स पूछी गई। तो अब देखिए वहां आपको दे रखा है इंक्रीज इन इनकम बाय 1000 करोड़, लेकिन जब आप 200 करोड़ और MPC 0.75 से डेल्टा y आप निकाल रहे तो डेल्टा y आपका क्या निकल रहा है 800 करोड़, जबकि क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि ये 1000 करोड़ है। तो 1000 करोड़ तो आपके पास यहाँ नहीं आ सकता आंसर, तो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट इज रॉन्ग। और स्टेटमेंट इज रॉन्ग इसको आपने कैसे दिखाना है, स्टेटमेंट इज रॉन्ग को करने के लिए आपको ये सॉल्व करके दिखाना है। नीचे डेल्टा y की वैल्यू निकल गई तो आप कहोगे नो, इंक्रीज इन इनकम इज 800 करोड़, इट इज नॉट 1000 करोड़। तो इस तरह से आपके पास ये 4 जो मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। करना ऐसे तरीके से है, बस क्वेश्चन की फॉर्म जो है, क्वेश्चन की फॉर्म आपके पास अलग अलग तरीके से पूछी जा सकती है। क्वेश्चन की फॉर्म आपके पास पूछी जा सकती है डायरेक्ट क्वेश्चंस में। तो ये हम जो कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड आपने देखा काफी बड़ी यूनिट। यूनिट थर्ड में आपके 3 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर था आपका जो हमने किया था कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, आपको याद दिला दूं उसकी 4 वीडियो थी। सेकेंड चैप्टर है आपके पास डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसकी हमारी जो ये चल रहा है, इसकी हमने ली 3 क्लासेस। फर्स्ट क्लास में हमने एडीएस अप्रोच किया, सेकेंड क्लास में हमने सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच किया और उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स किए। थर्ड क्लास में हम कर रहे हैं फंक्शनिंग ऑफ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का कंसेप्ट हमने कंप्लीट किया। तो ये अभी हमारा इस वाली यूनिट का सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे। तो ये पजल नहीं होना है, बिल्कुल क्लियर बता रही है। यूनिट थर्ड में 3 चैप्टर हैं, ये सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हुआ है। अभी चैप्टर में आपने देखा है काफी सारे न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं। एडीएस अप्रोच के न्यूमेरिकल्स हमने किए, हमने मल्टीप्लायर के न्यूमेरिकल्स किए। अब ये जो सारे न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं, इन न्यूमेरिकल्स को आपने ध्यान में रखना है। न्यूमेरिकल्स वाली आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में 2 यूनिट है। एक यूनिट फर्स्ट जिसमें नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स हैं, और एक यूनिट आपके पास है यूनिट थर्ड जो हम चल रही हैं, इसमें न्यूमेरिकल्स। इसके थर्ड चैप्टर में कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है। न्यूमेरिकल वाला पोर्शन ये हमारा कंप्लीट हो गया। दोनों काफी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स, दोनों तरह के न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं। उसके बाद अब आपके पास यूनिट सेकंड आपने देखी थी मनी बैंकिंग, उसमें तो कोई न्यूमेरिकल था ही नहीं आपका। उसके बाद आगे फोर्थ और फिफ्थ यूनिट में भी कोई ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है आपके पास। और जो दूसरी बुक है इंडियन इकोनॉमी, उसमें तो कोई न्यूमेरिकल्स है ही नहीं है। तो न्यूमेरिकल्स के लिए आपको ये फर्स्ट यूनिट और थर्ड यूनिट के भी 2 चैप्टर्स आपको अच्छे से देखने हैं। तो इस तरह से हमने किया ये जो सेकंड चैप्टर कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे जो थ्योरी है, जिसमें कोई न्यूमेरिकल्स नहीं।